देखो जी, आज टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कौन सा? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हिंदी में इसको कहा जाता है अनुवांशिकी। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी, ठीक है ना? तो रही बात अनुवांशिकी किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। जीव विज्ञान का वह शाखा, जीव विज्ञान का वह शाखा जो मात्र दो चीजों का अध्ययन करता है उसे क्या कहता है? अनुवांशिकी कहते हैं। और वो दो चीज क्या क्या है, ध्यान से देखना इधर से। पहला है वंशानुगति, वंशानुगति, दूसरा विविधता। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस और इसको बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है ना? जीव विज्ञान का वह शाखा जो मात्र और मात्र दो चीजों का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? और दो चीज कौन सा है? एक वंशानुगति और दूसरा विविधता। क्लियर है ना? अनुवांशिकी जीव विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत मात्र दो चीजों का अध्ययन करते हैं, पहला वंशानुगति, दूसरा विविधता। अब रही बात वंशानुगति किसे कहते हैं? ऐसा तुम देखे होगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाता है। जैसे कि मान लो कि मेरा लड़का होगा, क्या हुआ जी? मेरा लड़का, तो उसे बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि इसकी आंख उसके जैसा है, कान उसके जैसा है, मुंह उसके जैसा है। देखा होगा कि कुछ लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हुए हैं? गए हैं। तो वंशानुगति का मतलब होता है एक प्रक्रिया है जिसमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाता है। यानी कि वंशानुगति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण का है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जाता है? लक्षण जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वंशानुगति। अच्छा ये बात बताओ, जब वो लक्षण जाता है किसी का अगर एक बच्चा पैदा होता है तो क्या एकदम जीरोक्स होता है? मेरा अगर लड़का होगा तो क्या मेरा जीरोक्स होगा? मेरी बीवी का जीरोक्स होगा? नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ भिन्नताएं आएंगी, कुछ ना कुछ अंतर आएगा और उन्हीं अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग? विविधता। क्या बोलते हैं? विविधता कहा जाता है। क्लियर है ना इतना चीज? अनुवांशिकी जीव विज्ञान का एक शाखा है जिसके अंतर्गत मात्र दो चीजों का अध्ययन करते हैं, वंशानुगति और कौन सा? विविधता। वंशानुगति किसे कहता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण का जाना वंशानुगति कहलाता है। जब ऐसा होता है इस प्रक्रिया के दौरान, उस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब लक्षण जाता है तो उनके अंदर कोई ना कोई विभिन्नताएं आती हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? विविधता कहा जाता है। यानी कि परिवर्तन हो गया। क्या हो गया है? परिवर्तन हुआ। अब रही बात ये अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेटसन। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेटसन। यानी अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था जी? बेटसन। इतना क्लियर रहेगा ना? अनुवांशिकी जीव विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत मात्र और मात्र दो चीजों का अध्ययन करता है, वंशानुगति और विविधता। ठीक है ना? वंशानुगति क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण का जाना। विविधता का मतलब एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाता है तो कुछ ना कुछ भिन्नताएं आती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं। अब रही बात अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? तो किसने दिया था? बेटसन ने दिया। क्लियर है ना इतना चीज? अब आगे चलते हैं, ध्यान सुनो। यहाँ से पॉइंट याद करना। पहला पॉइंट, अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। अनुवांशिकी के पिता या जनक किसको कहा जाता है जी? मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। क्लियर है इतना चीज? दूसरी बात यहाँ पे आता है कि आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक अनुवांशिकी के जनक हम लोग किसको बोलते हैं जी? बेटसन को। किसको?
बेटसन को। देख रहे हो बेटसन दो जगह आ गया, इतने दूर में दो जगह। एक अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? बेटसन ने। आधुनिक अनुवांशिकी के पिता किसको बोलते हैं? बेटसन को। तीसरा आता है प्रायोगिक जेनेटिक्स के पिता किसको बोलते हैं? तो मोर्गन को। किसको बोला जाता है? मोर्गन को। नाम याद रहेगा। और चौथा एक आता है मानव जेनेटिक्स के पिता उन्हें बोलते हैं गैरोड। किसको कहा जाता है जी? गैरोड। इतना बात क्लियर है? कोई दिक्कत है इसके अंदर? देखो अनुवांशिकी के पिता किसको बोलते हैं? मेंडल को। आधुनिक अनुवांशिकी के पिता किसको बोलते हैं? बेटसन को। प्रायोगिक अनुवांशिकी के पिता किसको बोलते हैं? मोर्गन को। और मानव अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? गैरोड को। इतना चीज क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनना, इसके अनुवांशिकी से रिलेटेड हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्द पढ़ेंगे। हेडिंग लगा देना तुम लोग ऐसे, अनुवांशिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द। ठीक है ना? देखो मेंडल को क्या कहता है? अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल को। आखिर मेंडल ने ऐसा क्या कर दिया था कि इनको मेंडल को अनुवांशिकी के पिता कहा जाता था? देख रहा, मेंडल के पहले के जितने भी वैज्ञानिक थे जैसे कि डार्विन वगैरह थे, जिन्होंने अपनी थ्योरी दे रखी थी, उनका ये मानना था कि माता पिता से जो लक्षण होते हैं आपस में मिक्स होकर के दूसरे बच्चे में क्या हो जाते हैं? मिक्स होकर के जाते हैं। यानी कि एक पिता है और एक माता है, इन दोनों का लक्षण आपस में मिक्स होता है, मिक्स होकर के अगली पीढ़ी में जाता है। लेकिन मेंडल ने आकर के बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। ये देख रहा है, ये कब से शुरू हुआ था? जेनेटिक्स की कहानी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी 1800 के बाद। कब? 1865 वगैरह में। लेकिन 8000 से 10000 साल पहले से भी लोग इस जेनेटिक्स को जानते थे। वो ये नहीं जानते थे कि जेनेटिक्स कुछ होता है, अनुवांशिक कुछ होता है, लेकिन उनको ये पता था कि हमको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है ना? यानी कि ये अगर कुत्ता का प्रजाति है तो कुत्ता के साथ में, गाय का है तो गाय के साथ में, ऐसे सब वो करते थे 8 से 10,000 साल पहले, BC पहले। ठीक है ना? बाद में क्या हुआ? ध्यान सुनना, ये अनुवांशिकी के पिता इनको कहते हैं, किसको? मेंडल को। ये आए, इन्होंने एक शब्द दिया, कौन सा? कारक। क्या दिए? कारक। ध्यान से देखो, पहला शब्द कारक। कारक को अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर। क्या कहता है? इन्होंने कहा कि नहीं, जितने भी आप लोग ये बता रहे हैं कि माता पिता का लक्षण आपस में मिक्स होकर के अगली पीढ़ी में जाता है, ये सब गलत है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बोला कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसे रसायन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए। क्लियर है ना? इतना कुछ ना कुछ ऐसे रसायन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं। कारक उन्होंने क्या बोला कि रसायन। देखो कारक शब्द किसने दिया था जी? शब्द मेंडल ने दिया। ठीक। और इस कारक को उन्होंने बोला कि यानी कि कारक को बोल रहे हैं कि कुछ रसायन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, दूसरी पीढ़ी में ठीक है ना? मेंडल ने ये बात बोला कि नहीं, आपस में मिक्स होकर के नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे रसायन है जो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जा रहा है। और उन रसायन का नाम उन्होंने दिया क्या? कारक। क्या नाम दिया था उन्होंने? कारक। बाद में इस कारक का नाम बदल करके ध्यान से सुनना, इधर से नाम बदलकर इसका रख दिया गया क्या? जीन। क्या नाम रखा गया? जीन। अब रही बात, ये जीन शब्द किसने दिया था? तो जोहानसन। क्लियर है इतना चीज? देखो मेंडल सबसे पहले आए, वो बोले कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं। सबसे पहले किसने बताया था? मेंडल ने।
और इन लक्षणों को लेकर जाने वाला एक कारक है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। तो वैज्ञानिकों ने पूछा कि अच्छा वो कारक है क्या जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जा रहा है। तो उन्होंने इसको बता दिया कि कुछ रसायन होता है, कारक जो है कुछ रसायन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण को लेकर के जाते हैं। ये बताओ कुछ ना कुछ लक्षण मिलता है ना। तो माता पिता से किसने गया बच्चे में, तो कौन लेके गया, तो कुछ ना कुछ कारक है जो वो रसायन बोले जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण को लेकर के जा रहे हैं। तो कारक शब्द किसने दिया था, मेंडल ने। बाद में इसी कारक शब्द का नाम बदल करके क्या नाम रख दिया गया, जीन। जीन शब्द किसने दिया था, जॉनसन ने। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जीन। अब ध्यान सुना, जीन किसे कहते हैं, डीएनए का नाम सुने हो, डीएनए। डीएनए के एक छोटे से खंड को हम लोग जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए का छोटा सा खंड, डीएनए का छोटा सा खंड, यानी कि जीन कुछ भी नहीं होता है, डीएनए का एक छोटा सा खंड। अब तुमसे हम बोले कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण लेकर के जाता है वो कौन लेकर के जाता है, जीन लेकर के जाता है। कौन लेकर के जाता है, जीन लेकर। अगर किसी का आंख नीला है तो उसके बच्चे का आंख नीला है तो लेकर के कौन गया है, जीन लेकर गया। अगर किसी का बाल भूरा है, उसके बाल भूरा हो रहा है तो भूरा वाला कौन सा लेके गया है, जीन लेकर के। वो अलग अलग जीन होते हैं, अलग अलग जीन अपना लेकर के जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, इतना चीज क्लियर है, मिटा दे। देखो पहला इंपॉर्टेंट शब्द हो गया कारक, दूसरा ध्यान से सुनना, दूसरा होता है एलील। क्या होता है, एलील। एलील अंग्रेजी में भी इसको क्या बोलते हैं, एलील। क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। अब रही बात एलील शब्द किसने दिया था, तो एलील शब्द वही फिर से वैज्ञानिक दिए थे, कौन, बेटसन। कौन दिए थे, बेटसन ने। एलील शब्द किसने दिया था जी, बेटसन ने। अब एलील होता क्या, ध्यान से देखना इसको, एक जोड़ी जीन, एक जोड़ी जीन एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं जो समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। यहां तक तो समझ में आ रहा है कि एक जोड़ी जीन एक लक्षण को निर्धारित कर रहा है। अगर किसी का आंख नीला है तो उसको एक जोड़ी जीन है जो निर्धारित कर रहा है। क्या कर रहा है, एक जोड़ी जीन निर्धारित कर रहा है। ध्यान से सुनना, अकेले कोई भी जीन कोई लक्षण उत्पन्न नहीं करेगा। मान लेते हैं कि ये वाला एक जीन है और ये वाला एक जीन है, दोनों अलग अलग रहेंगे तो कोई भी लक्षण निर्धारित नहीं करेंगे। अगर ये दोनों मिल करके कहीं जाएंगे ना तो लक्षण उत्पन्न करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहां तक तो समझ में आ रहा है कि एक जोड़ी जीन, अच्छा एक जोड़ी में कितना होता है जी, दुगो, दुगो। एक जोड़ी जीन एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है। बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, समजात गुणसूत्रों पर पाया जाता है। ध्यान से देखो इसको, ये होगा नर का शुक्राणु, ये होगा मादा का क्या, अंडाणु। इसके अंदर कितने होते हैं जी, 23। इसके अंदर कितने होते हैं, 23। ऐसा पढ़ा होगा ना, ठीक है ना। नर के अंदर क्या बनता है, शुक्राणु, मादा के अंदर बनता है अंडाणु। यहाँ से और यहाँ से ये दोनों मिल जाएंगे तो युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। यानी कि 23 कितने हो जाएंगे, 46। यानी एक युग्मनज के अंदर कितने होते हैं गुणसूत्र, 46। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम। यानी कि इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। इसके अंदर कितने हैं, 23। इसके अंदर कितने हैं, 23। ये दोनों आपस में मिल करके एक बच्चे का निर्माण कर रहे हैं जो कि युग्मज बन रहा है। उसके अंदर कितने हैं, 46। यानी कि 23 जोड़े हैं, 46 है। अब ध्यान सुनना, मान के चलते हैं इसके में से हम गुणसूत्र निकाले, 23 के 23 गुणसूत्र निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट ऐसे करते 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 पूरा 23 गुणसूत्र निकाले। कितना निकाले, 23 गुणसूत्र निकाले। उसी प्रकार से है कि मादा के शरीर से हम पूरे गुणसूत्र निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट
ऐसे करते करते पूरा 23 के 23 निकाल दिए। कितना निकाल दिए? 23। अब ध्यान सुनना, और इसका मान लेते हैं हम क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र नंबर कौन सा जी? ये 5वां। 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, और ये कौन सा? 5वां। 23 में से हम कौन है गुणसूत्र को निकाल लिया है? 5वां। इधर देखना, तो यानी कि ये पिता का गुणसूत्र है। पिता का, किसका जी? पिता का। और भी कौन सा गुणसूत्र? 5वां। इधर से माता का गुणसूत्र लियो, ये भी कौन सा? माता का। माता का गुणसूत्र 5वां, ठीक है ना? ये दोनों गुणसूत्र निकाले, और दोनों में से कौन सा लियो? 5वां ले लियो। हम इनके पूरा निकाले, शुक्राणु में से गुणसूत्र निकाले, निकाल करके 5वां निकाल लिए, इधर से अंडाणु से निकाले, अंडाणु में से 5वां निकाल लिए, और इन दोनों पर देखे पिता वाले को ऊपर मान के देख लेते हैं, कोई जीन मिल रहा था कैपिटल टी। क्या मिल रहा था जी? कैपिटल टी। इधर भी इसके माता वाले पे एक कैपिटल टी मिल रहा था। क्या मिल रहा था? कैपिटल टी। ये बताइए, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या ये किसी के अंदर कैपिटल टी जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। तो क्या ये दोनों समान वाले गुणसूत्र पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इसके भी गुणसूत्र नंबर 5वें पे, इसके भी गुणसूत्र नंबर 5वें पे एक ऐसा जीन मिल रहा है जो इस बच्चे की लंबाई को निर्धारित कर रहा है। क्या कर रहा है? इस बच्चे की लंबाई को निर्धारित कर रहा है। ये बच्चा लंबा होगा कि बौना होगा कि कैसा होगा, माता के अंदर भी 5वें गुणसूत्र पर और पिता के अंदर भी 5वें गुणसूत्र पर, इन दोनों के अंदर एक एक जीन मिल रहा है। दोनों आपस में मिलकर के एक जोड़ी जीन का निर्माण करेगा। एक जोड़ी जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है। मिला है ना? एक जोड़ी जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है जो समजात गुणसूत्रों पर पाया जाता है। देखो, समजात, सम का मतलब होता है क्या? बराबर, समान। इसका भी गुणसूत्र नंबर 5वां, इसका भी गुणसूत्र नंबर 5वां, दोनों समान है कि नहीं? समान गुणसूत्र पर, ठीक है ना? क्लियर है ना? यानी कि पिता के अंदर भी गुणसूत्र नंबर 5वां पे एक ऐसा जीन मिल रहा है जो हाइट को निर्धारित कर रहा है, लंबाई को। माता के अंदर 5वें पर ही एक ऐसा गुणसूत्र मिल रहा है जिसके, वो भी किसका निर्धारित कर रहा है? लंबाई को निर्धारित कर रहा है। पिता का हम ले लिए कौन सा? चौथा। माता का कौन सा ले लिए? चौथा। इनके ऊपर एक जीन मिल रहा है, कोई भी मान लेते हैं आर। इसके ऊपर भी कोई भी एक जीन मिल रहा है, मान लेते हैं आर। ये दोनों समान है। गुणसूत्र नंबर चौथा, गुणसूत्र नंबर चौथा, इन दोनों पर ऐसे जीन मिल रहा है जो उस बच्चे की आंख के रंग को निर्धारित कर रहा है। ये बताओ समजात हुआ कि नहीं? समान है कि नहीं? तो ये क्लियर हो गया। एलील, एलील शब्द किसने दिया था? बेटसन ने। अब एलील होता है एक जोड़ी जीन, एक जोड़ी जीन, देख लो, एक जोड़ी जीन एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। अगर ये लंबाई को निर्धारित कर रहा है तो लंबाई को ही करेगा। समझ में आ गया ना? अगर ये क्या बोलते हैं, आंख नीला कर रहा है तो आंख नीला ही करेगा। अगर ये बाल भूरा कर रहा है तो बाल भूरा ही करेगा, ये दूसरा लक्षण उत्पन्न नहीं करेगा। अब यही एक जोड़ी जीन उस लड़के की आंख के रंग, बाल का रंग और त्वचा का रंग को निर्धारित नहीं करेगा, एक लक्षण को ही निर्धारित करेगा, जो कहाँ पर पाए जाते हैं? समजात गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यानी कि मेरे अंदर से गुणसूत्र निकाले तो गुणसूत्र नंबर अगर 5वां पे लंबाई वाला जीन मिल रहा है तो मेरी बीवी के अंदर भी 5वें गुणसूत्र पर लंबाई वाला जीन, उसको क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र। और गुणसूत्र को बाबू अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। पेपर में कई बार क्रोमोसोम लिख के ही आएगा, चिंता मत करना, ठीक है ना? गुणसूत्र नहीं लिखेगा, क्रोमोसोम लिख देगा, तो अंग्रेजी पकड़ के चलना। क्लियर है ना? एलील शब्द किसने दिया था? बेटसन ने। क्या होता है? एक जोड़ी जीन होता है जो एक लक्षण को निर्धारित करता है, जो समजात गुणसूत्रों पर पाया जाता है। अब ध्यान से सुनो दीक्षित, क्या ये एक जोड़ी जीन खाली माता से आएगा या खाली पिता से आएगा, या दोनों से आएगा? दोनों से आएगा ना? अकेले रहेगा तो क्या कोई लक्षण उत्पन्न करेगा? ये बताओ, यहाँ पर ये अकेले कोई लक्षण उत्पन्न करेगा? ये अकेले कोई लक्षण उत्पन्न करेगा? नहीं। इन दोनों को लक्षण उत्पन्न करने के लिए दोनों को साथ साथ कहीं जाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? अकेले कोई भी लक्षण उत्पन्न नहीं करेगा। जब तक ये जोड़ा में आएंगे नहीं तब तक लक्षण उत्पन्न नहीं करेगा। क्लियर हो गया ये वाला? इधर देखना, जो तीसरा इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है उसको बोलते हैं समयुग्मनज। क्या बोलते हैं जी? समयुग्मनज।
समयुग्मनज, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस, ठीक है ना। इधर ध्यान से सुनना, ये समझ में आ जाएगा। ये वही अपना शुक्राणु, ठीक है, और ये रहा कौन सा, अंडाणु। इसके अंदर कितने होंगे 23, इसके अंदर कितने होंगे 23। ये दोनों में से हम एक एक निकालें, निकालने के बाद से एक युग्मनज बना दिए। क्या कर दिए, दिख रहा है ना। नर के शरीर से शुक्राणु, मादा के शरीर से अंडाणु, ये दोनों का सम्मिलन से क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और इसके अंदर कितने होंगे जी 46, कितने हो जाएंगे 46। अब देखना, अब मान के चलते हैं यहाँ से एक क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र आया, जो कि मान लेते हैं गुणसूत्र नंबर कौन सा आता है जी, दूसरा। यहाँ से माता के शरीर से गुणसूत्र आया, मान लेते हैं गुणसूत्र नंबर कौन सा, दूसरा, ठीक है ना, गुणसूत्र नंबर दूसरा। और इसके ऊपर एक जीन मिल रहा था कैपिटल टी, और इसके ऊपर भी एक जीन मिल रहा था कौन सा, कैपिटल टी। समझ में आ रहा है ना, कैपिटल टी, कैपिटल टी हाइट को निर्धारित करता है, ठीक है ना, लंबाई को। तब पिता के शरीर से यानी कि नर के शरीर से भी एक क्या लिया, हम क्रोमोसोम लिया, गुणसूत्र लिए, उसके ऊपर एक जीन उपस्थित था कैपिटल टी। माता का शरीर से एक जीन लिए, उसके ऊपर था एक गुणसूत्र उपस्थित था कैपिटल टी। ये बताओ जब ये बच्चे में आएगा तो इसके अंदर जो जोड़ा बनेगा क्या होगा, क्या कैपिटल टी नहीं बनेगा, बनेगा ना कैपिटल टी। अच्छा, ऐसा भी तो ये थोड़ी भी जरूरी है कि दोनों में बड़ा वाला टी हो। कहीं ऐसा हो कि पिता के शरीर में स्मॉल टी था और इसके ऊपर जो एक जीन मिल रहा था वो भी कौन सा था, स्मॉल टी था। समझ में आ रहा है ना ये वाला। देखो, नर के शरीर से एक शुक्राणु लिया, शुक्राणु के ऊपर क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन उपस्थित था स्मॉल टी। माता के शरीर से एक क्रोमोसोम लिए, गुणसूत्र लिए, उसके ऊपर एक कौन सा उपस्थित था, जीन उपस्थित था, क्या वाला, गुणसूत्र के ऊपर जीन उपस्थित था स्मॉल टी। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद युग्मनज का निर्माण होगा, तो इस केस में स्थिति क्या हो जाएगी, क्या स्मॉल टी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये बताओ क्या ये दोनों शब्द समान है कि भिन्न है, समान, एक समान, चाहे वो बड़ा लेटर का हो चाहे वो छोटा लेटर का है, दोनों एक समान है। अभी आएंगे, दोनों एक समान है कि नहीं है। तो लिखेंगे मतलब जीन का वह जोड़ा, जीन का वह जोड़ा जो दोनों एक समान होते हैं, एक जोड़ी जीन जो दोनों की प्रकृति एक समान होती है, उसको बोलते हैं समयुग्मनज। क्या कहा जाता है, समयुग्मनज। या ऐसा हो जाता, ध्यान से सुनना, कि पिता के शरीर से ये वाला आ रहा था, उस पिता के शरीर में जो जीन मिल रहा था वो कौन सा था, कैपिटल टी, और माता के अंदर जो जीन मिल रहा था वो कौन सा था, स्मॉल टी। ये बात बताओ, इस केस में क्या हो जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाता है कि नहीं हो जाता, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाता। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों समान है जी, क्या कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों समान है, क्या तुमको अलग अलग नहीं दिख रहा है। ये कैपिटल टी एक समान था, स्मॉल टी एक समान था, ये कैपिटल टी स्मॉल टी विभिन्न है, दोनों अलग अलग है। तो क्या ये तुमको विषम नहीं दिख रहा है, हाँ? यानी कि जीन का वह जोड़ा, जीन का एक जोड़ी वह जोड़ी जो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विषम युग्मनज। यानी कि चौथा शब्द कौन सा आ गया बाबू, विषम युग्मनज, विषम युग्मनज। और विषम युग्मनज को अंग्रेजी बोलते हैं हेटेरोजाइगस। क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। अब रही बात ये समयुग्मनज और विषम युग्मनज, ये दोनों शब्द किसने दिए थे, तो किसने दिया था जी, बेटसन। किसने दिया था, 4 बार बेटसन आ गया। अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, बेटसन ने, ठीक है ना। प्रायोगिक किसको, सॉरी, आधुनिक के जनक किसको बोलते हैं, आधुनिक जेनेटिक्स के पिता बोलते हैं किसको, बेटसन को। और एलील शब्द किसने दिया था, तो बेटसन ने। समयुग्मनज और विषम युग्मनज शब्द किसने दिया था, तो बेटसन। किसने दिया था, बेटसन ने।